हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। स्वागत है आपका हमारे इंडियन पॉलिटी के स्पेशल दो बूंद ज़िंदगी में। यह दो बूंद दो क्वेश्चंस बस आपको पी लेना है। बस 10 से 15 मिनट में एकदम रामबाण की तरह ललन टॉप जहर घोर के पी लेना है इस जीके को, इंडियन पॉलिटी को। महत्वपूर्ण होगा, अंत तक बने रहिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही पहली बार वीडियो पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा कीजिएगा तो आपके साथ भी अच्छा होगा। चलेंगे हम लोग सीधा क्वेश्चंस पर। इसके पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, साथ में जियोग्राफिक एंड हिस्ट्री के ललन टॉप दो बूंद ज़िंदगी जीके जीएस अपलोड है। आप उसे चेकआउट कीजिए। लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां से चेकआउट कीजिए। चलेंगे सीधा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या होगा वो सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। 400 है, इससे पहले 300 से 400 100 क्वेश्चन का अपलोड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को भी पॉज करके अपने मार्क्स को भी कमेंट करके बता दीजिएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 400 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की बात होगी तो वह कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 401, न्यायाधीश को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? न्यायाधीश को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? तो न्यायाधीश को पदच्युत हटाने का जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा आप न्यायाधीश को हटा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 402, विधि के प्रश्नों पर इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? विधि के प्रश्नों पर इनमें से कौन है जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है ना, ये आप विधि के प्रश्नों पर आप सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। चलिए राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 403 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ क्या होता है? तो संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? जो संविधान में नियम कानून है उसको फिर से हम जांच करें कि हमने सही बनाया कि नहीं, वो इसके लिए होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चले अगला क्वेश्चन 404, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो उपयुक्त में थे सभी। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ठीक है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, 5 प्रकार के जो होता है वो जारी किया जाता है। तो हमारा सही हो जाएगा टोटल तीनों। अगला प्रश्न है 405, सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या होता है? जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, उसका पूछा गया अर्थ, उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ हो जाएगा प्रथम बार में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे जो भी होता है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। प्रथम बार में जो भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाया जाता है मुकदमा, उसी को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। 405 का ए। अगला प्रश्न 406, सर्वोच्च न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? सर्वोच्च न्यायालय अपन अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेगा? तो उपयुक्त सभी प्रकार से कर सकता है। यहाँ पे तो कौन कौन है देख लेते हैं उसको। यह अपने अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है, ये भी सही बात है। और तीसरा है न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें को भी निर्धारित करता है। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 407, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका हो जाएगा राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम सीमा जो होता है ये आपका होता है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल कितने वर्ष? तो 35 वर्ष में आप बन सकते हैं। बी हो जाएगा, ये डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए होता है? तो बिल्कुल 5 वर्षों के लिए कार्यकाल। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए और राष्ट्रपति उसका शपथ दिलाता है। तो लीजिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला 410, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या जो है संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो उपयुक्त में से सभी यहाँ शक्तियाँ प्राप्त हैं।
पहला सत्या क्या है, विधानमंडल की बैठक को बुलाना और उसे संबोधित भी करना, बिल्कुल सही है। और विधान परिषद का 1/6 सदस्यों को मनोनयन करता है राज्यपाल, ठीक है, विधानसभा में, यह विधायिका में करता है। अध्यादेश जारी राज्यपाल कर सकता है और विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति भी दे सकता है। तो ये तीनों हैं जो राज्यपाल के अंतर्गत आता है, ऑल। अगला क्वेश्चन 411, राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्य प्रशासन की वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वह मुख्यमंत्री में निहित है, बिल्कुल मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 412, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तब विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त का नेता जो होता है वही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बहुमत, विधानसभा में जो बहुमत दल प्राप्त कर लेता है तो उसी को राज्यपाल नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल ही करते हैं, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल खुद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध होता है उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी, और सभी में कौन कौन है तो उसको देखें। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये बात सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी कर सकता है, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और संहार करता है, ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 415 क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके पास किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव किसके पास किया जा सकता है? तो बिल्कुल विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव आप ला सकते हैं मुख्यमंत्री के विरुद्ध। अगर वो पारित हो गया तो मुख्यमंत्री वहाँ से इस्तीफा देता है, उसको हटना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 416, बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 243 है, 243 है। और यूपी में कितना है? तो 403 है। और बिहार विधानसभा में 243 सीट है और 16 गो राज्यसभा है और 40 गो यहाँ पे लोकसभा है बिहार में। अगला क्वेश्चन 417, विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु क्या है? तो विधानसभा के लिए अब 25 वर्ष, सी ऑप्शन, विधानसभा के लिए 25 वर्ष उम्र तक न्यूनतम सदस्यता है। अगला है 418, विधानसभा के विगत सत्र की अंतिम बैठक और आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, बी हमारा करेक्ट है। 6 महीना का अंतराल दोनों होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन 419, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। बिहार विधानसभा में कितना है? तो 75 सीट है विधान परिषद में, और विधानसभा में 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है 420, विधान परिषद को क्या कहते हैं? तो विधान परिषद को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर डी होगा, ए और बी। और ए और बी में क्या है? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद, और राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन भी होता है। तो ये दोनों हमारे पास सही हो जाएगा, 420 का दोनों, ए और। अगला करेंगे 421 क्वेश्चंस क्या है? कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है? केवल विधानसभा को कौन सा अधिकार कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए है? विधान परिषद को नहीं है, कौन सा? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार जो है मंत्रिपरिषद में, जो सीएम टीएम या उसके बहुमत दल की जो सरकार होती है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार है। यही चीज़ है अंतर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 422, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं किया सकता? केवल विधेयक विधानसभा में, तो धन विधेयक है, धन या वित्त विधेयक जो होता है सिर्फ आप विधान सभा में पेश कर सकते हैं, विधान परिषद में नहीं कर सकते हैं। सेम एज इक्वल होता है, इसी को हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा में नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 427, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है? तो विधानसभा जो भेजेगा विधान परिषद वह सिर्फ अब 14 दिन तक उसको रोक सकते हैं। कितने? तो 14 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? तो राज्यों में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय है, बिल्कुल वहाँ पर उच्च न्यायालय हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला क्वेश्चन 426, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष हो जाएगा, 62 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? तो वो कैसे मामले होते हैं जो उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो पहले आता है, अभी पढ़ाए भी थे, तो पहले जो आता है वही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। तो दीवानी मामले, फौजदारी मामले और नागरिक अधिकारों की रक्षा के जो भी मामले होते हैं वो सब आ गए, लेकिन चुनाव संबंधित मामले नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं लेकिन सीधे ला सकते हैं, आ तो सकता है लेकिन इसको सीधे लाया जाता है। तो बिल्कुल ये सीधे लाया जा सकता है, इस सबको भी लाया जाता है लेकिन इस सब को सीधे ये सब नहीं लाया जाता, सॉरी इन सब को नहीं लाते, लेकिन इसको सीधे हम लाते हैं। चलिए मिस्टेक हो गया बोलने में। अगला 428 है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दिशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो लॉस्की का था। अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, यह लॉस्की के कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार क्या को मिला है? तो 6 मिला है, 6 हमारे यहाँ सी पर है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 430 से, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान के कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो 1976 ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब प्रारंभिक शिक्षा जो 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था प्रारंभिक शिक्षा को, और 21 के क में, आर्टिकल 21 के क में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 432, किन परिस्थिति में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? कौन सी परिस्थिति, कौन सा स्थिति हो सकती है जिसमें आपके मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है? तो उपयुक्त सभी है, और उपयुक्त सभी में कौन कौन सा है? राष्ट्रीय संकट काल में बिल्कुल इसमें आपके मौलिक अधिकार को छोटा किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, निलंबित भी किया जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर इसको भी आपको घटाया जा सकता है, और संविधान में संशोधन करके, इन तीनों कारण से आपके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 433, समता के अधिकार के अंतर्गत, समता का अधिकार के अंतर्गत कौन सी सीमाएं आती हैं? तो कानून के नज़र में समता ये तो नहीं आती है, और भेदभाव, विशेष अवसर की समानता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये सब आता है कानून के नज़र में, समता का अधिकार बिल्कुल, भेदभाव और विशेषता अधिकारों का अंत, इसमें भी अवसर की समानता, ये सब समानताएं जो है आती हैं। तो डी हो जाएगा 433 का। 434, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मान्यता प्रदान किया गया था? मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा मान्यता प्रदान हुआ था 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार को मान्यता दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार को नियम को भारत ने कब लागू किया? सूचना का अधिकार जो है IRT है वह कब? तो 12 अक्टूबर 2003 को, ठीक है, 12 अक्टूबर 2003 को भारत में लागू कर दिया गया था सूचना के अधिकार को, 12 अक्टूबर 2003 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 436 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सर्वधर्म समाभाव, सभी धर्मों का समान भाव, समान आदर, समान रक्षा। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सर्वधर्म समाभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 437, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर, सांप्रदायिक जो राजनीतिक होती है तो बिल्कुल धर्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र जो वैशाली के बिहार में था, बिल्कुल ये बिहार में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 439 है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था धर्म को राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते, महात्मा गांधी जी का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 440, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक लिखी गई थी, अर्थशास्त्र किसके द्वारा? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहाँ था? तो बेल्जियम में था, सामाजिक विभाजन का आधार भाषा बेल्जियम में थी। अगला प्रश्न है, जनमत पधारित शासन क्या है? जनमत पधारित शासन है तो लोकतंत्र। जनमत पधारित शासन को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। समदलीय संगठन कहाँ बनती है? समदलीय संगठन कहाँ बना है? तो नेपाल में। समदलीय संगठन कहाँ पे है? तो आपके नेपाल पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है भारत का, तो समदलीय संगठन नेपाल। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना गया है? किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य जो भी प्रशासनिक प्रणाली है उससे बेहतर माना गया है? तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत अर्थात मतभेदों में समन्वय, इन सभी कारणों से क्या माना गया है? प्रशासन बेहतर माना गया है लोकतंत्र को। अगला क्वेश्चन,
संघ की विशेषता नहीं है। अब संघ की विशेषता कौन नहीं है? लिखित संविधान संघ की विशेषता है, शक्तियों का विभाजन ये भी है, और सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी है, लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था ये नहीं है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ और राज्यों के अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? संघ और राज्यों के अधिकारों का विभाजन जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 3 में हुआ है। ठीक है, हाँ। और अनुसूची की बात कहेगा तो 12 है, और सूची जो है तो 3 है, संघ, राज्य और समवर्ती 3 में हुआ है। अगला प्रश्न, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है, ये बात सही है। और संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उन शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द और विश्वास बना रहे। तो ये उपयुक्त में से हमारे पास दोनों, इसका आंसर संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल, ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीट है? तो 543 सीट। ठीक है, संख्या लोकसभा में निर्वाचन के लिए 543 सीट है। 2 एंग्लो करके था, वो घटाइए तो सब 543 सारे जोड़कर। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्र और राज्य को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो ये कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य का तीसरा स्तर बनाया गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत ये बनाया गया था, ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ये पंचायत समिति है, बिल्कुल यह दूसरा स्तर होता है पंचायती राज का। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में 1959 नागौर जिला के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच बेचारा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो शासन प्रणाली संघीय और संसदीय शासन प्रणाली भारत में है। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्षों का। पंचायती राज का कार्यकाल कितने होगा? तो 5 वर्षों का बिहार में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया? तो 22 भाषाओं का। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ये ग्राम सभा जो है ये व्यवस्थापिका सभा पंचायत की होती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है? तो यह बिल्कुल 40, आर्टिकल 40 में हो जाएगा। राज्य के नीति सिद्धांत जो स्थानीय स्वशासन संबंधित होता है, पंचायत कह सकते हैं, आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ये दीवानी मुकदमे और फौजदारी दोनों। तो ग्राम कचहरी में दीवानी भी और फौजदारी दोनों मुकदमा आप वहाँ पर सुलझा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो प्रथम नगर निगम चेन्नई 1687 नगर निगम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय कौन है? तो राज्य सूची में कानून व्यवस्था है, संचार, विदेश नीति, बैंकिंग, ये सब संघ सूची में आ जाएगा, और कानून व्यवस्था राज्य सूची में आता है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना हुआ था? तो पटना में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा होता है समवर्ती सूची में शामिल है। बैंकिंग ये सब कहाँ है? तो संघ सूची में। पुलिस राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच 1998 में यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन से आर्टिकल 40 का संबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था? एकात्मक इंग्लैंड में है, द्विआत्मक संयुक्त राज्य अमेरिका में। एकात्मक इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो 40, ग्राम पंचायत 40, स्थानीय स्वशासन यही 40 में दिया गया है। अगला, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाएंगे? तो इस संघ में। मुद्रा, बैंकिंग, संचार ये सब कहाँ रखा जाता है? तो संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, सूची 3 था।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संगठन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में है? संगठन की सरकार बनाने की संभावना जो होता है ना, बहुदलीय व्यवस्था में होती है, बहुदलीय व्यवस्था में। अगला प्रश्न, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर पालिका से है। 11वीं का तो पंचायत से है, नगर पंचायत से, पंचायती राज से 11वीं। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति 57। अगला क्वेश्चन, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संवर्ती सूची पर उपयुक्त दोनों, राज्य सरकार भी बना सकता है और संघ सरकार, दोनों संवर्ती सूची, क्योंकि दोनों का पार्ट ही होता है। अगला, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो चीन में है। अच्छा, चीन में नहीं है, नहीं पूछा है। स्विट्जरलैंड में है, भारत में है और बेल्जियम है, लेकिन चीन में एकवादी है, एकात्मक हो जाएगा, संघात्मक नहीं। चलिए अगला, किस राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड में जो है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं आपातकाल की घोषणा। अगला, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था? तारी विरोधी हुआ था आंध्र प्रदेश में, तारी विरोधी आंदोलन चालू हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान से हुआ। सूचना के अधिकार कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान से हुआ। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना था, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न, बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो बोल्विया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, जो पानी था उसमें कीमत में वृद्धि हुआ और बोल्विया में जनसंघर्ष होने लगा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का जो आशय है व्यक्तियों के समूह से था, राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? तो राजनीतिक दलों की जो नींव पड़ी है ब्रिटेन में पड़ी है, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना गया? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना गया, लोकतंत्र का जो प्राण माना गया राजनीतिक दल को माना गया। और अगला प्रश्न, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, उसमें भी एक दलीय है। बहुदलीय ब्रिटेन, भारत में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय में ही गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, ज़्यादा दल रहेगा, ज़्यादा पार्टी रहेगा तब ना मिल के सरकार आप बनाइएगा। जैसे भारत में बहुत सारा बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, बहुत सारा है। अगला प्रश्न, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो सांसद और विधायकों पर क्या दल बदल कानून लागू होता है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाती है वही उसको देते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तब लोक जनशक्ति पार्टी ये नहीं है, कांग्रेस है, बीजेपी है और भारतीय जनता पार्टी है। अब बहुमत समाज, बहुजन समाज पार्टी भी है। अगला प्रश्न, कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जो जनमत होता है वह लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक होती है। अगला, भारत में गणतात्मक संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? गणतात्मक संविधान को 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया था। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति, और 26 जनवरी 1950 को उसको अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन में भी ये बताए थे एक दलीय है, बाकी बहुदलीय है। कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है? तो बहुसंख्यकों का शासन जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अगला, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को। भाग ले भी सकते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुन भी सकते हैं। अगला 497, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है पंचायती राज में। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का, भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 18 वर्ष न्यूनतम है, लेकिन पंचायती राज में खड़ा होने के लिए आपको 21 साल चाहिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या कर देना है, कमेंट में दिल भेज देना है। बाकी लाइक शेयर कमेंट इतना तो कर ही दीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।